हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये जो वीडियो होगा जिसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। आपको वीडियो को पॉज करके टेस्ट को लगाना है और लास्ट में कॉमेंट करना है कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए या फिर कह लीजिए लैब टेक्नीशियन के लिए, उसमें भी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर सीजी व्यापम या सीजीपीएससी की जिस भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इससे पहले भी हमारे चैनल में कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और कंप्यूटर का एक अलग भी प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे वीडियो जो है टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। बहुत अच्छे से एनालिटिकल वीडियोस बनाया हुआ है। ठीक है, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आपको टेस्ट को लगाना है। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था। यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, शॉर्ट में इसको GUI कहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका प्रारंभ सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा किया गया था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल कंप्यूटर में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, या फिर जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका एकदम सही आंसर है आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक एक कंप्यूटर का विकास किया गया था। उस कंप्यूटर का नाम भी याद रखिएगा, जेरोक्स स्टार। यह एक कंप्यूटर बनाया गया था जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसमें सबसे पहले GUI का यूज़ किया गया था। GUI अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझिएगा, जैसे हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, उसमें जो ये आइकॉन बने होते हैं पिक्चर टाइप के, ये आइकॉन का ही शुरुआत हुआ था GUI में। क्योंकि इससे पहले जब GUI नहीं बना था, तो उससे पहले जब कोई भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता था तो उसके लिए कोड लिखना होता था, जिसकी वजह से एक्सेस करने में, किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में बहुत लंबा समय लग जाता था। लेकिन GUI के बन जाने से, जो आइकॉन का जब यूज़ होने लगा, तो इससे एक बहुत ही आसानी से यूज़र जो है, यूज़र फ्रेंडली ये हो गया, और इसको क्लिक करते ही हमारा वो प्रोग्राम जो है खुल जाता है और बहुत आसानी से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा 1980 के दशक में। ठीक है, 1980 में सबसे पहले जेरोक्स स्टार नामक एक कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, बनाया गया था, जिसमें GUI का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, इससे पहले जेरोक्स कॉर्पोरेशन का देखिए, अभी आ रहा है आपसे क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च किया था, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बेसिस था। कब लॉन्च किया गया था, 1985 में, 90 में, 95 में, या फिर 98 में। क्या इसका सही आंसर होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 1985, 1985 में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका पहला ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आया 1985 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका। 1990 में देखा जाए तो विंडोज़ का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज़ 3.0, मतलब 3.0 या फिर विंडोज़ 3 कह लीजिए। 1995 में आया था विंडोज़ 95 के नाम से एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है, विंडोज़ 95, और 1998 में विंडोज़ 98 करके आया था। ठीक है, विंडोज़ 98। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट 1985 में अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था, विंडोज़ 1। ठीक है ना, कौन सा, तो
विंडोज 1 लाया था सबसे पहले। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या होता है या फिर फुल फॉर्म क्या होता है डीओएस का, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर साइबर लॉ यहाँ पे नहीं बोलता तो डीओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर साइबर लॉ अगर टर्म वहाँ पे यूज नहीं करता तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर इसको मार देते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डिनायल ऑफ सर्विस जो है साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस का फुल फॉर्म होता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस होता क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्या होता है, जब कभी भी मान लो आपका कोई प्रोग्राम है, उसको कोई हैकर जो है हैक कर लेता है। ठीक है, तो हैकिंग होने के बाद जो कोई ऑथराइज्ड यूज़र होता है, ठीक है, जो अधिकृत उपयोगकर्ता होता है, जब वो अपने नेटवर्क का, जब अपने रिसोर्सेज का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर है मेरा जिसका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई हैकिंग के माध्यम से क्या किया गया, उसके एक्सेस को हथिया लिया या फिर हैक कर लिया। अब जब मैं इसको वापस से यूज़ करने जाऊँगा तो मैं उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कंडीशन जो हो जाता है डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है इसको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न अब देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड या फिर व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है कि हैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है, फिशिंग क्या होता है, स्पाइंग क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। अभी इस प्रश्न के ऊपर आते हैं कि जब कभी भी इंटरनेट उपयोग करता, जैसे मैं एक इंटरनेट यूज़र हूँ, तो कई लोग ऐसे चाहते होंगे कि मेरा जो यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसको हैक करने की, उसको चुराने की बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं कि क्रैकिंग या फिशिंग या स्पाइंग, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी है फिशिंग। इसको हम फिशिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसको कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक फेक ईमेल बनाया जाएगा, उस फेक ईमेल से आपको एक मेल किया जाएगा। आपका जो मेल रहेगा उसको एक मेल करेगा इस फेक ईमेल के, और ऐसा लगेगा कि एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर सही ईमेल है या सही ईमेल आईडी है, सही कंपनी के द्वारा भेजा गया है। तो जब ये आपको भेजा जाएगा, ठीक है, कोई प्रोग्राम के माध्यम से, अब क्या करेंगे, वो कहीं पे सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा या फिर कहीं पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो जब आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें लॉगिन करेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जो आपसे ये पूरा प्रोसेस करवाया। तो इस तरह का जो तरीका है उसको फिशिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि गोफर क्या होता है। ये एक बहुत अलग प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप जरूर ध्यान से याद करके रखिएगा कि गोफर किसको कहते हैं। एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर को एक्सेस करना संभव बनाता है, या फिर ईमेल के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है जो मैसेज भेजने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित करने का एक प्रोटोकॉल है, या फिर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को www पर एक से दूसरे स्थान पर भेजने का एक प्रोटोकॉल है। तो गोफर क्या कहलाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए, गोफर एक ऐसा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा जो दूर अगर स्थित कोई कंप्यूटर है उसको एक्सेस करना के लिए संभव बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे अभी कहीं बैठा हूँ और बहुत दूर दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे जगह कहीं भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही इस कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पा रहा हूँ। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, गोफर कहते हैं। गोफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ईमेल के लिए प्रयुक्त जो प्रोटोकॉल है जो मैसेज भेजने के लिए यूज़ होता है, इसको हम SMTP कहते हैं। ठीक है, SMTP ये जो है ईमेल द्वारा मैसेज को भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल होता है, SMTP का फुल फॉर्म कोई कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका और मैं पहले के वीडियोज़ में करा भी चुका हूँ। तीसरा है इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको कहते हैं TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP का ये वाला ऑप्शन नंबर सी का TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज होता है। और चौथा जो है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को www पर एक से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है
उसको कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चारों के चारों जो मैं बताया इसको आप अच्छे से नोट करके रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और, FTP के बारे में भी कई बार से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। FTP के बारे में पहले बता चुका, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एक POP भी मैं बताया था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, तो इसके बारे में भी पढ़ के रखिएगा, पुराने वीडियोज़ में जाके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में से बताइए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। DOS, वर्ड प्रोसेसर, यूनिक्स या फिर मैकिनटोश, क्या है इसका बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ए जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और ए मैकिनटोश, ये तीनों के तीनों जो है A, C और D, ये तीनों के तीनों जो है ये आता है हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा। तो वर्ड प्रोसेसर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिनटोश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं, जो कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूजर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उनके कामों को ईजी करने के लिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यूजर और जो हार्डवेयर होते हैं उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न जो है प्रिंटर के ऊपर में मैं लाया हूं, और यह एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये प्रिंटर वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। देखिए प्रिंटर को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, मैं वहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ, इसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर जो है इसको हम दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा क्षमता के आधार पर, ठीक है, क्षमता के आधार पर, और दूसरा जो है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, प्रिंट करने के तरीके, दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अगर क्षमता के आधार पर देखा जाए तो कैसे हो सकता है, जैसे एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है पेज प्रिंटर। मतलब क्या यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इसकी क्षमता का मतलब वो कितना प्रिंट कर सकता है। एक बार में अगर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है तो कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में अगर एक लाइन को प्रिंट कर रहा है तो लाइन प्रिंटर, या फिर एक बार में अगर पूरे पेज को प्रिंट कर रहा है तो उसको हम पेज प्रिंटर रखेंगे। तो ये क्षमता के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से प्रिंट कर रहा है उसकी तरीके के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम उसको प्रिंट करने के तरीके के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। जैसे इसको भी हम दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है, एक हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जो हमारा पेज होता है उसके ऊपर हैमर से एक दबाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तब जाके वो प्रिंट होता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में किसी भी तरह का हैमर का यूज नहीं होता। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में जाओगे तो आपको दो प्रिंटर मिलेगा, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील, ठीक है, डेजी व्हील। ये दोनों प्रिंटर का नाम आपको याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों में हैमर लगे होते हैं जिसका यूज करके ही इम्पैक्ट होता है और प्रिंट हो पाता है। तो ये दो याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जाएंगे तो इसमें एक आ जाता है एक थर्मल प्रिंटर, इसके बाद आता है एक जो इंपॉर्टेंट है इंकजेट प्रिंटर,
और अगला एक याद रखिएगा लेजर प्रिंटर। तो इतने तरीके से हम प्रिंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से पकड़ सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इंकजेट में देखिए डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल 2 ही आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न जो है, जो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, इसको समझिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो डाटा होता है, बिट होता है, बाइट में भी हो सकता है। ठीक है, छोटे से बड़ा साइज के अकॉर्डिंग डाटा को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटा जो होता है बिट होता है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और ये 0 और 1 से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको बाइनरी डिजिट या फिर बिट कहते हैं। तो सबसे छोटा जो डाटा होता है बिट होता है, और बिट से मिलके होता है बाइट बनता है। ठीक है, तो बिट से बाइट, हमको पता है कि 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। क्लियर है। इसके बाद इससे बड़ा जो आता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर, बिट, बाइट और कैरेक्टर, और बहुत सारे कैरेक्टर से मिला के हम बनाते हैं फील्ड, और फील्ड से बनता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के मिलाने के बाद बनता है फाइल, और सभी फाइल को मिला के एक डाटाबेस तैयार होता है। ठीक है, और इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, DBMS। ठीक है, उम्मीद में आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिए 8 बिट को मिला के तो एक बाइट बनता है। अब बताइए कि 4 बिट को मिला के क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं। 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 9वां प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं, क्योंकि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर से जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसको सर्च इंजन कहते हैं, किसको वेब ब्राउजर कहते हैं। तो वहां से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में कि बताइए कि कौन सा एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम, ऑरकुट, एप्पल सफारी या फिर मोजिला फायरफॉक्स। अब ऐसा लगेगा कि सर्च इंजन में तो सर्च करते हैं तो गूगल क्रोम से हम सर्च करते हैं, एप्पल सफारी में सर्च करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में करते हैं, ऑरकुट में करते हैं। तो अब सर्च इंजन है कौन सा और वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑरकुट जो है एक सर्च इंजन है, बाकी ए और सी और डी ये तीनों के तीनों जो है वो है वेब ब्राउजर। क्या है, वेब ब्राउजर। ए सी डी ये तीनों के तीनों क्या है, वेब ब्राउजर होते हैं। अब सर्च इंजन वेब ब्राउजर में डिफरेंस मैं बताया हूं, हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके एक टॉपिक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और ऑरकुट क्या हो गया, हमारा सर्च इंजन हो गया। कुछ और सर्च इंजन का अगर एग्जांपल देखेंगे तो मैं बता देता हूं, जैसे गूगल, केवल अगर गूगल बोलेगा तो वो क्या है, एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम बोल देगा तो क्या हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर हो जाएगा। और जाएंगे तो याहू, याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ask.com, ask.com ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा, ठीक है, अल्टा विस्टा ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उचित पूर्ण रूप नहीं है, एक सही तरीके से फुल फॉर्म नहीं लिखा गया है, कौन सा। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यूआरएल, यूनिफॉर्म सोर्स रिसोर्स लोकेटर, डीएनएस डोमेन नेम सिग्नल, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा इसमें सही नहीं है या फिर सही रूप से पूर्ण रूप नहीं लिखा गया है। आंसर सी जो है बिल्कुल विकल्प सी सही आंसर होगा, क्योंकि डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिग्नल नहीं, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी ए, बी और डी तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही तरीके से उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फुल फॉर्म आप लिख के कमेंट करके बताइएगा। HTTP का फुल फॉर्म पहले भी पूछ चुका, बताइए क्या होता है। FTP का फुल फॉर्म बताइए। WWW का फुल फॉर्म बताइए। DBMS का फुल फॉर्म बताइएगा। DOS का फुल फॉर्म बताइएगा। CD का फुल फॉर्म बताइएगा। DVD का फुल फॉर्म बताइएगा। RAM का फुल फॉर्म बताइएगा। रोम का फुल फॉर्म बताइएगा। ये सब लोग एक जगह लिख के कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको याद है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं।
11 नंबर का प्रश्न है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। ठीक है, MS वर्ड क्या है, किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या फिर इनपुट डिवाइस का? MS वर्ड है क्या, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो एंड यूजर्स होते हैं उसके लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, ठीक है, यहाँ पे MS वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र, ईमेल, मीडिया प्लेयर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है MS विंडोज़, ठीक है, MS विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, ये भी क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्पल का मैक OS जो होता है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्पल का एक iOS होता है, iOS, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर और यूज़र, ठीक है, या फिर कह लीजिए कंप्यूटर का यूज़र होता है, उपयोगकर्ता, और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, और इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का भी कार्य करता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कोई सा भी जो कंप्यूटर है चलेगा ही नहीं, हमारा मोबाइल भी नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बताइए। ठीक है, विंडोज साउंड फाइल जो है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .wav, .sit, .wpd या फिर .dif? क्या इसका राइट आंसर है? तो विंडोज में जो साउंड फाइल होता है उसका एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन .wav। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये WAV जिसको हम वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट और साथ ही साथ IBM, इन दोनों के द्वारा इसका संयुक्त रूप से विकास किया गया था, ताकि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उस पर डिजिटल ऑडियो स्टोर करने के लिए ऑडियो फाइल के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया था कि जितने भी ऑडियो फाइल होंगे, विंडोज साउंड फाइल होंगे, वो इसी एक्सटेंशन में स्टोर किया जाएगा। याद रखिएगा। .sit जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टफ फिट भी कहते हैं इसको। मैं लिखता हूँ स्टफ फिट, इसी का शॉर्ट में होता है .sit। ठीक है, याद रखिए, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। यह फाइल कंप्रेसर होता है। ठीक है, साइज अगर बड़ा है तो उसको छोटा करने का, एक कंप्रेस करने का काम करता है ये .sit। याद रखिएगा। ये जो मैकिन्टोश, ठीक है, मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से इसका फाइल कंप्रेसर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और WPD जो है यह एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का एक फॉर्मेट है जो WPD के फॉर्म में एक स्टोर होता है, कह सकते हैं, या फिर उस फॉर्म में ही ये कह सकते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और DIF जो है ये डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग होता है विभिन्न एप्लीकेशन के बीच में एक स्प्रेडशीट को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए था। चलिए 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि हार्ड डिस्क क्या होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जिसको शॉर्ट में HDD कहा जाता है या फिर कई बार से HDD भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर HD लिखा गया तो हार्ड डिस्क। ये क्या होता है? ये टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, या फिर हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होता है, या फिर कह लीजिए हाई कैपेसिटी CD-ROM होता है। क्या होता है हार्ड डिस्क, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। इसको HD या फिर HDD भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ और आपको याद रखना है, जैसे कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए, जो थोड़ा आपको यूनिक और अलग लगेगा। एक होता है VRAM, जो मैं बोलूँगा उसको लिखिएगा।
वी रैम का फुल फॉर्म होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैम का तो आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी से आप वीडियो लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। एक होता है VGA। ठीक है, VGA का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक अरे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। एक होता है SMPS। SMPS इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS याद रखिएगा। एक होता है SSD जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न आज स्क्रीन के ऊपर कि MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर स्पेस प्लस एंटर। क्या इसका राइट आंसर है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर जो होता है मल्टी लाइन एडिट कंट्रोल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी लाइन एडिट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही जो मल्टी लाइन एडिट कंट्रोल के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, ऑल्ट प्लस एंटर जो होता है ये जो स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। ठीक है, स्पेलिंग एरर जो होता है उसको सुधार करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करने के लिए MS वर्ड में ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। और बाकी स्पेस प्लस एंटर कुछ ऐसा MS वर्ड में नहीं होता है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। ये 15वां और आखिरी प्रश्न है जो कि आपको ध्यान से समझना है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय या फिर वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका बड़ी संस्थाओं के द्वारा यूज किया जाता है, पूरा एक प्रदेश भर में, पूरे देश भर में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। लैन, वैन, मैन या फिर VAN, क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका होता है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। अब इन तीनों को थोड़ा समझिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो वाइड एरिया नेटवर्क को ही समझाता हूँ, या फिर सीक्वेंस में चलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक निश्चित और छोटे भागों के लिए क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये छोटे क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे 1 से 10 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत अगर एक नेटवर्क का संचार बनाना हो, बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना हो, तो लैन का यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपने सुना होगा कि विश्व का पहला इंटरनेट ईथरनेट था, तो ईथरनेट क्या था, एक लोकल एरिया नेटवर्क था जो कि ईथरनेट था। ठीक है, जो कि 1 से 10 किलोमीटर एक छोटे एरिया के लिए बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है एक बहुत बड़े एरिया के लिए बात करते हैं, जैसे किसी देश की, महाद्वीप पर या फिर संपूर्ण विश्व में फैले हुए कंप्यूटर के नेटवर्कों का एक जाल है। ठीक है, जैसे जो इसमें यूज़ किया जो सार्वजनिक टेलीफोन होता है या फिर जो टेलीफोन लाइंस होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, या कई बार से फाइबर ऑप्टिक्स आपने सुना होगा। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है उसका यूज़ भी किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। या फिर जो उपग्रह होते हैं, जो कृत्रिम संचार का जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए, ताकि ये पूरे विश्व भर के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं सबको कनेक्ट किया जा सके। इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कई बार से कहा जाता है। इंडिया के अंदर जाएंगे तो CMC एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन, CMC। इसके द्वारा बनाया गया एक WAN नेटवर्क है। ठीक है, जिसको इंडोनेट कहते हैं। ठीक है, ये इंडोनेट है, इंडिया का एक वैन नेटवर्क है जो कि CMC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और लास्ट में याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। ठीक है, ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लगभग ये 100 किलोमीटर रेडियस समझ लीजिएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर रेडियस के रेंज के लिए इसको जनरेट किया जाता है, तैयार किया जाता है।
ठीक है। इसमें जैसे जो केबल टेलीविज़न में होता है ना, जो लोकल जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, केबल टेलीविज़न होता है, वो सब क्या होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जो कि एक मैन का उदाहरण है। अब बहुत सारे लैन को मिला के एक मैन को भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर इसका रेंज के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो सबसे पहले सबसे छोटा ये, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे, और ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, इस ऑर्डर में याद रखिएगा। उम्मीद है मैं आपको इसको समझा पाया हूँगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा जो फैमिली है वो बड़ा हो, हम मोटिवेट हों, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।